आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम किसी कैपेसिटर को एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस के साथ आवेशित या निरावेशित करते हैं तो तीन स्थितियां होती हैं। भारी अवमंदन की स्थिति, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति और हल्के अवमंदन की स्थिति। भारी अवमंदन की स्थिति में जो चार्ज है जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, और क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में वो मिनिमम टाइम में या तो इंक्रीज होगा चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में डिक्रीज होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हल्के अवमंदन की, तो ऐसी स्थिति में चार्जिंग के वक्त कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो ऑसिलेटरी होता है, अवमंदित दोलनीय होता है, जिसे हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी, जिसके हमने चार्ज और समय के बीच का रिलेशन निकाला था और उस डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। इसी प्रकार से जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को एल और आर के थ्रू, तो आवेश Q और T में रिलेशन निकाला था और डैम्प्ड ऑसिलेशन का हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। अब हम देखते हैं कि LCR सर्किट में क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में हल्के अवमंदन जिसमें ऑसिलेटरी होता है, हल्का अवमंदन यानी दोलनीय स्थिति, स्थिति में धारा का समय के साथ परिवर्तन। तो पहले हम ले लेते हैं चार्जिंग के दौरान। तो हम जानते हैं कि आवेशन के कारण के समय जो चार्ज का समय के साथ रिलेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट ओमेगा ओवर बीटा e रेज टू पावर माइनस KT कॉस बीटा T माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है जहां बीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और टेन थीटा होता है के बाई ओमेगा। टेन थीटा था हमारा के बाई बीटा। तो ये हमने रिलेशन निकाला था। इससे अब हमें करंट का रिलेशन निकालना है। धारा I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया। अंदर टाइम के दो फंक्शन होंगे, एक तो ई रेज टू माइनस के टी
और दूसरा कॉस बीटा टी माइनस थीटा। इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पर ई रेज टू पावर माइनस के टी, कॉस की टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन बीटा टी माइनस थीटा इंटू थीटा प्लस कॉस बीटा टी माइनस थीटा इंटू माइनस के और ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो आई की वैल्यू हो गई माइनस क्यू नॉट ओमेगा ओवर बीटा, इनमें से कॉमन आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस के टी, अंदर बचेगा माइनस बीटा साइन बीटा टी माइनस थीटा माइनस के कॉस बीटा टी माइनस थीटा। तो माइनस साइन भी बाहर ले लेंगे, तो माइनस साइन बाहर लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ओमेगा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ओवर बीटा ई रेज टू पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा बीटा बाई ओमेगा साइन बीटा टी माइनस थीटा, ये माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस के बाई ओमेगा कॉस बीटा टी माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू के बाई बीटा, जैसे हमने यहाँ लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू के बाई बीटा। तो इससे हमें, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बीटा बाई ओमेगा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू के बाई ओमेगा, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल एक एज्यूम कर सकते हैं जिसमें एंगल ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये के, ये बीटा, जो हाइपोटेनस है ये हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये हो जाएगी अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस स्मॉल के स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा ओमेगा। तो इस प्रकार से बीटा बाई ओमेगा की वैल्यू कॉस थीटा कॉस थीटा साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस बीटा टी माइनस थीटा क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ओवर बीटा ई रेज टू पावर माइनस के टी, और ये हो जाएगा साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस थीटा।
यानी करंट आ गई क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा ई रेज टू पावर माइनस के टी साइन बीटा टी। ये है कैपेसिटर के चार्ज होते वक्त सर्किट में करंट का वेरिएशन जबकि हल्का अवमंदन हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि करंट में चूंकि साइन बीटा टी टर्म आ रही है तो ये पीरियोडिकली चेंज होगी और इसके आयाम में ई रेज टू पावर माइनस के टी आ रहा है, यानी कि जो इसका आयाम है वो चर घातांकी रूप से घटेगा। इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो धारा का समय के साथ वक्र चित्रानुसार प्राप्त होगा। वाई एक्सिस पे लेंगे हम करंट और एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम। जैसे जैसे टी बढ़ेगा पीरियोडिकली चेंज होगा और उसका जो आयाम है वो समय के साथ घटता चला जाएगा। जो आयाम है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। इस प्रकार से वेरिएशन होगा करंट का टाइम के साथ जबकि कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, और जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तब तो हम जानते हैं कि समय स्मॉल टी पर आवेश निरावेशन के समय Q इज इक्वल टू, पहले था Q नॉट माइनस, अब यहाँ पे Q नॉट तो रहेगा नहीं, केवल सेकंड टर्म रहेगी, ये होगी Q नॉट ओमेगा Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी ओवर बीटा कॉस बीटा टी माइनस थीटा, जहां पर बीटा की वैल्यू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है और टेन थीटा है के बाई बीटा, जैसे कि पहले अभी हमने ऊपर लिखा था, जहां बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर व टेन थीटा इज इक्वल टू के बाई बीटा है, और इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं के बाई ओमेगा व कॉस थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई ओमेगा। निकालने का तरीका जैसे पहले बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, एंगल थीटा ये 90 डिग्री, ये के, ये बीटा, तो हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू रख देंगे
के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा। अतः परिपथ में धारा t समय पर धारा I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा ओवर बीटा, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लिया, ई रेस टू पावर माइनस के टी, कॉस की टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन बीटा टी माइनस थीटा इंटू बीटा प्लस कॉस बीटा टी माइनस थीटा इंटू माइनस के ई रेस टू पावर माइनस के टी। इसलिए धारा I इज इक्वल टू, अब इसमें से हम ई रेस टू माइनस के टी और माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, माइनस क्यू नॉट ओमेगा ई रेस टू माइनस के टी अपॉन बीटा, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस के कॉस बीटा टी माइनस थीटा। ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया I इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ओवर बीटा ई रेस टू पावर माइनस के टी, ब्रैकेट के अंदर बीटा बाई ओमेगा साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस के बाई ओमेगा कॉस बीटा टी माइनस थीटा, और बीटा बाई ओमेगा और के बाई ओमेगा की वैल्यू रखने पर बीटा बाई ओमेगा हो गया कॉस थीटा साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस बीटा टी माइनस थीटा। I इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ओवर बीटा ई रेस्ट पावर माइनस के टी, ये टर्म बन गई साइन बीटा टी माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो करंट का मान रह गया I इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा ई रेस्ट पावर माइनस के टी साइन बीटा टी। यह समीकरण बताती है कि धारा I समय t के साथ आवर्ती रूप से चेंज होगी, पीरियोडिकली चेंज होगी, क्योंकि इसमें साइन की टर्म आ रही है, साइन बीटा टी आ रहा है, और उसकी कोणीय आवृत्ति होगी बीटा, तथा इसका एम्पलीट्यूड
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। इसे निम्न वक्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें करंट और टाइम के बीच में, जैसे ऊपर किया था कि इससे पहले हमने किया था कि वाई एक्सिस पर हमने करंट ली थी और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया था। यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन से एक अंतर है कि माइनस साइन आता है इस वाली इक्वेशन में, जबकि पहले वाली इक्वेशन में प्लस साइन आ रहा था। तो ये माइनस साइन क्या बताता है? ऋण चिन्ह बताता है कि धारा की दिशा आवेशन से विपरीत होगी। जो आवेशन के दौरान धारा की दिशा थी, अब निरावेशन के दौरान धारा की दिशा पहले से उल्टी होगी। धारा समय के साथ घट के शून्य होगी। अब कैसे होगी? इस प्रकार से करंट का मान समय के साथ परिवर्तित होगा। ये तो था हल्के अवमंदन की स्थिति में संधारित्र का जब हम एल और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के द्वारा आवेशन या निरावेशन करते हैं, तो परिपथ में धारा का समय के साथ परिवर्तन। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है एसी ब्रिजेस, प्रत्यावर्ती सेतु। क्या होते हैं प्रत्यावर्ती सेतु? इसे समझने से पहले आप लोगों को अगर ध्यान हो कि 12th में आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन का सेतु। तो व्हीटस्टोन के सेतु में हमने इस्तेमाल करे थे प्रतिरोध और उसमें सेल इस्तेमाल किया था, यानी कि डीसी एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया था। तो उसको तो हम बोलते हैं डीसी सेतु, डिस्ट धारा सेतु। यहाँ पर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं प्रत्यावर्ती सेतु। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि किसी भी सर्किट में तीन तरह की चीजें हो सकती हैं: प्रतिरोध, धारिता और प्रेरक, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो अगर तीनों में से कोई भी हो या तीनों का कॉम्बिनेशन हो और डीसी सोर्स की जगह अगर हम एसी सोर्स इस्तेमाल करें किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में ही, तब वो सेतु कहलाएगा प्रत्यावर्ती सेतु। तो हमने पढ़ रखा है कि जो डीसी, चलिए उसको हम अलग से नोट करके लिख देते हैं कि डीसी सेतु जैसे व्हीटस्टोन सेतु
में केवल प्रतिरोध प्रयोग होते हैं, वहां डीसी ऊर्जा स्रोत होता है, दृष्ट ऊर्जा स्रोत होता है, तथा डिटेक्टर के रूप में हम बल्ब या गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। परंतु एसी सेतु में क्या होगा, प्रत्यावर्ती सेतु एक विशेष प्रकार का व्हीटस्टोन सेतु ही है, जिसकी चारों भुजाओं में प्रतिरोध कॉमा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस या इनके कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं, जिसे प्रतिबाधा जेड कहते हैं। इसमें एसी या प्रत्यावर्ती ऊर्जा स्रोत प्रयोग किया जाता है, तथा संसूचक के रूप में, डिटेक्टर के रूप में हेडफोन या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर मीटर प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और एसी सेतु से हम इसके द्वारा अज्ञात प्रेरकत्व या अज्ञात धारिता का मान ज्ञात किया जाता है। तो एसी सेतु से हम अज्ञात प्रेरकत्व या अज्ञात धारिता
अननोन इंडक्टेंस या अननोन कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कुल मिला के 3 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। रेजिस्टेंस तो हम डीसी सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु से ज्ञात करेंगे, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हम एसी सेतु से ज्ञात करेंगे। दोनों का रूप एक तरीके से होता है, जिससे समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं, व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। एक विकर्ण पर या डायगोनल पर एनर्जी सोर्स होता है और दूसरे डायगोनल पर डिटेक्टर होता है। ऐसे ही प्रत्यावर्ती सेतु में चारों भुजाओं पर समांतर चतुर्भुज प्रत्यावर्ती सेतु में 4 प्रतिबाधा समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगी होती हैं। एक डायगोनल में एसी एनर्जी सोर्स, व दूसरे डायगोनल पर संसूचक या डिटेक्टर चित्रानुसार लगे होते हैं। तो 4 प्रतिबाधा को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में लगी हुई होंगी। एक डायगोनल पर हम लगाते हैं एनर्जी सोर्स, एसी एनर्जी सोर्स, जिसका सिंबल इस प्रकार से होगा। ये प्रतिबाधा Z1, Z2, Z3, Z4, और जो दूसरा डायगोनल है इस पर हम हेडफोन या वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से व्हीटस्टोन के संतुलन की शर्त होती थी, उसी प्रकार से एसी सेतु के संतुलन की शर्त भी होती है। ये हो गया इसका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति। एसी संतुलन की शर्त, प्रत्यावर्ती सेतु संतुलन की
शर्त। तो शर्त इसकी ये है कि संसूचक में धारा का मान शून्य होना चाहिए। इसके लिए Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z3 ओवर Z4 होगा। जैसे व्हीटस्टोन क्षेत्र में पढ़ा था, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 होगा। इस स्थिति में बिंदु बी व डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या केवल पोटेंशियल विभव के मान तथा उनका फेस व्हीटस्टोन सेतु में तो केवल हम कहते थे कि बी और डी पर पोटेंशियल सेम होने चाहिए, लेकिन जब बात आ गई एसी की तो हमें उसका कला या फेस भी देखनी पड़ेगी। तो अब संतुलन की अवस्था में बिंदु बी व डी पर विभव के मान तथा उनकी कला समान होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में डिटेक्टर के अंदर जो करंट है उसका मान शून्य हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा, संतुलन की शर्त मिलेगी Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z3 ओवर Z4। अब इसका प्रूफ, तो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि एसी संतुलन की शर्त क्या होती है और उसे सिद्ध करिए। इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, माना चित्रानुसार धारा परिपथ में है। तो हमने मान लिया कि जो चित्र दे रखा है ये सर्किट है। सर्किट में यहां से करंट चली आई, ए पॉइंट पर आकर Z1 में करंट चली गई I1, बी पॉइंट से करंट गई ID डिटेक्टर में, और जो डिटेक्टर है उसकी जो प्रतिबाधा है वो है ZD। Z2 के अंदर करंट जारी है I2, Z3 के अंदर करंट I3 और Z4 के अंदर करंट I4। तो मैश ए बी डी ए व बी सी डी बी में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से पहले हम ए बी डी ए में लगाते हैं। ये हो जाएगा I1 Z1 प्लस ID ZD माइनस I3 Z3 इज इक्वल टू 0। व अब BCDB में I2
Z2 माइनस I4 Z4 माइनस ID ZD इज इक्वल टू 0। संतुलन में ID इज इक्वल टू 0, अतः ये दोनों समीकरण कन्वर्ट हो जाएंगी। I1 Z1 माइनस I3 Z3 इज इक्वल टू 0, व I2 Z2 माइनस I4 Z4 इज इक्वल टू 0। इससे आ गया I1 Z1 इज इक्वल टू I3 Z3 व I2 Z2 इज इक्वल टू I4 Z4। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। बिंदु बी व डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, जो नोड वाला होता है कि किसी नोड पर आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा, पहले बी पे लगाएंगे। तो बी पर I1 तो आ रही है और जा रही है ID प्लस Z2, ID प्लस I2, और संतुलन की स्थिति चलिए लिखते हैं पहले, व डी पर I3 प्लस ID इज इक्वल टू I4। संतुलन में ID बराबर 0, इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 व I3 इज इक्वल टू I4। समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू Z3 ओवर Z4। समीकरण 1 के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया और उसमें I1 इज इक्वल टू I2 और I3 इज इक्वल टू I4 रख दिया। यही संतुलन की शर्त। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आती है जैसे व्हीटस्टोन सेतु में कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। और अब हम ये जानते हैं कि जो Z है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इसके रियल पार्ट भी होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी होंगे। इस संतुलन की शर्त में वास्तविक मान तथा काल्पनिक मान, इमेजिनरी पार्ट, दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के अलग अलग बराबर होंगे। वास्तविक मान को
को बराबर रखने पर डीसी संतुलन की शर्त प्राप्त होती है। और काल्पनिक मानों को बराबर रखने पर अज्ञात जो भी हमें निकालना है एल या सी का मान ज्ञात होता है। तो हमारे सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर में कुल मिला के 4 सेतु हैं। जो हम पढ़ेंगे। तो एक तो होंगे अज्ञात प्रेरकत्व एल ज्ञात करने के लिए, इसमें दो हैं मैक्सवेल का प्रेरकत्व सेतु और दूसरा भी मैक्सवेल का ही है मैक्सवेल का प्रेरकत्व व धारिता सेतु। और दो हम पढ़ेंगे अज्ञात धारिता सी ज्ञात करने के लिए, जिसमें पहला होगा वीन का सेतु और दूसरा होगा शेरिंग। शेरिंग भी साइंटिस्ट नेम है, शेरिंग का सेतु। तो हर एक सेतु के अपने फायदे हैं, उनको हम ज्ञात करेंगे। लास्ट में 2 पॉइंट और कि नंबर 1 प्रत्यावर्ती सेतु सबसे अधिक सेंसिटिव या सुग्राही सेंसिटिव होगा, जबकि चारों प्रतिबाधाओं के मान समान हो। और दूसरा पॉइंट जो संतुलन की शर्त है वो
आवृत्ति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। संतुलन की शर्त ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती सेतु क्या होता है और उसके संतुलन की शर्त क्या होती है और कुछ बेसिक इसका आइडिया ये हमने पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में ये जो 4 सेतु हैं आपके सिलेबस के, मैक्सवेल का प्रयुक्त सेतु, मैक्सवेल का प्रयुक्त व धारिता सेतु, वीन का सेतु और स्टीयरिंग सेतु, इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।